बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। तो आज हम अब जब नंबर 20 का क्रोमोसोम और डीएनए का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। सिंपली आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम और डीएनए जो है किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो या सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोटिक हो, उसके लिए किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन जो ये कंटेन करते हैं और किस तरह से ये एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करें। जैसे हम डीएनए की बात करें तो उसके अंदर जीन्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी उनके अंदर मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स की हम बात करें, इनकी विजिबिलिटी की हम बात करते हैं कि इसको क्रोमोसोम्स ही क्यों कहा जाता है। अब जहां तक हमें पता है कि क्रोमोसोम जो है वो क्या है, दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर करने के लिए उसके ऊपर वर्क किया, फिर उनको ये भी पता चला कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, अब इनको क्रोमोसोम से क्यों कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि जब आप मायोसिस का या माइटोसिस का प्रोसेस देखते हैं, ओके, तो उसके अंदर आप पीमैट को याद करें, जिसके अंदर हम कहते हैं कि पहला जो होता है हमारे पास प्रोसेस वो होता है प्रोफेज का, देन कम्स मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज। ओके, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th ग्रेड में पढ़े आपने, 10th ग्रेड में भी पढ़ा है कि हमारे पास प्रोफेज का प्रोसेस होता है। मायोसिस 1 है तो प्रोफेज 1, ओके, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, ये चारों जो हैं ये प्रोसेसेस होते हैं जब जाके हमारे पास मायोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, जाके कंप्लीट होता है। इसके अंदर भी क्या होता है जी, क्रोमोसोम जो है उनकी डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। ओके, अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसे पता चला और क्यों हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि जब हम प्रोफेज 1 में आप हम देखते हैं, इसको नोट किया गया, साइंटिस्ट ने प्रोफेज 1 के अंदर देखा कि क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। तो उस केस के अंदर ही क्या थे, बड़े प्रोमिनेंट थे और नजर आ रहे थे कि ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और उनका कलर भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। ओके, कलर भी बहुत ज्यादा उन्होंने गेन किया था, कलर में भी बहुत ज्यादा थे और जो प्रोमिनेंसी थी इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। इस तरह मेटाफेज के अंदर भी क्या थी, प्रोमिनेंसी इनके अंदर मौजूद थी और उनका जो कलर था वो भी क्या था, बहुत ज्यादा कलर डार्क था। ओके, यानी कि जब ये प्रोसेसेस हो रहे थे तो फिर क्रोमोसोम ने क्या कर लिया, कलर जो है वो गेन कर लिया। इसी तरह मेटाफेज के अंदर भी क्या किया, कलर गेन कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये एनाफेज से टेलोफेज की तरफ जाता है तो फिर इसकी जो प्रोमिनेंसी वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, ये नजर आना बंद हो जाता है और इसकी जो कलर है वो क्या होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, डल हो जाता है। तो इसके कलर्स की वजह से, इसकी प्रोमिनेंसी की वजह से हमने इसको नाम दिया क्रोमोसोम्स का। सिंपली क्रोमा का मतलब हमारे पास होता है कलर एंड हमारे पास सोमा का मतलब होता है एनी बॉडी। सो कलरफुल बॉडी इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब किस साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स को इजाद किया कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उनकी प्रोमिनेंसी की वजह से, कलर गेन करने की वजह से ड्यूरिंग द मायोसिस 1 उसने इसको क्रोमोसोम्स का नाम दिया। सो वाल्टर फ्लेमिंग था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। किस तरह से, उसने एक छुपकली जिसको हम सैलमेंडर कहते हैं उसके ऊपर वर्क किया था, विच रिलेट्स टू एम्फीबियंस। सो उसने सैलमेंडर पर वर्क किया, उसने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो सैलमेंडर है अगर उसकी दुम को काट दिया जाए तो वो क्या होती है, डिवाइडिंग सेल्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सेल्स इतने ज्यादा डिवाइड होते हैं कि उसकी जो दुम है वो वापस निकल आती है। तो सिंपली डिवाइडिंग सेल का प्रोसेस होता है, यानी कि क्रोमोसोम जो है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल के अंदर ही क्रोमोसोम मौजूद है, तो क्रोमोसोम जो है वो भी क्या होते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और ड्यूरिंग द डिवीजन उसने क्या किया, नोट किया कि जब सेल डिवाइड हो रहे थे तो उनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो रहा था, दोबारा से जनरेट हो रहे थे और फिर जाके उसकी दुम जो है वो बन रही थी। सो उसने उनको नाम दिया था क्रोमोसोम्स का। उसने देखा और फिर उसने ये भी देखा कि मुख्तलिफ स्पीशीज में जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन के अंदर 46 हैं। इसी तरह मैंने इधर और भी लिखे हैं कि पेनिसिलियम की अगर हम बात करें जिसको हम यूज करते हैं अपनी मेडिसिन में, तो उसके तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 हैं। मॉस्किटो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है, जबकि मॉस्किटो का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 क्रोमोसोम्स है। यानी कि इससे पता चलता है क्रोमोसोम जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करते कि जितना ज्यादा क्रोमोसोम्स है उतनी ज्यादा बॉडी कम्प्लेक्स होगी, डिपेंड करते हैं उसके अंदर जो मौजूद इंफॉर्मेशन है उस पर। फंस में 500 क्रोमोसोम्स है। ओके, हनी बी के अंदर हमारे पास 32 होते हैं, कौन मकई जो हमारे पास उसके अंदर 20, माउस के अंदर होते हैं जी 40, शुगर केन गन्ने के अंदर 80 एंड फ्रॉग के अंदर 26। ओके,
सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं। और देखें शुगर केन के अंदर 80 है, जबकि माउस के अंदर 40 और हनी बी के अंदर 32। तो इससे पता चलता है कि क्रोमोसोम्स का ज्यादा होना इसके अंदर जरूरी नहीं होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है इन द डीएनए इन द जीन, वो मायने रखती है। जैसे अगर हम अपनी बात कर लें ह्यूमन की, ओके, ह्यूमन के अंदर है 46 क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम इसी के करीब एक हमारे पास जो है जी ऑर्गेनिज्म, इसी के बिल्कुल करीब करीब अगर हम बात करें चिंपैंजी की, तो उसके अंदर होते हैं जी 48। तो सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स का जो है वो फर्क है, लेकिन इसी फर्क की वजह से हमारे पास हम देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो ज्यादा सुपीरियर है देन दी चिंपैंजी। सो ओनली 2 क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से आपको बिल्कुल वाजिया हो रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती, बल्कि इंफॉर्मेशन जो कि अल्लाह ने इसके अंदर स्टोर की हुई है, ओके, वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है जो इसकी होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि रोल इसका क्रोमोसोम का क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए मौजूद है। ओके, क्रोमोसोम्स आर प्रोवाइडेड विद दी डीएनए। अब इसी डीएनए के अंदर जीन्स हैं, जीन्स के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उतनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। अच्छा, बहुत से केसेस में देखा गया है कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो ज्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास जो एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास सिंड्रोम कॉज होता है, दे लीड टू द सिंड्रोम। मुख्तलिफ सिंड्रोम हमने स्टडी किए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसी तरह आपके पास है जी डाउन सिंड्रोम। ओके, तो ये सारे सिंड्रोम हैं। अब ये सिंड्रोम का मतलब क्या है कि आपके पास एबनॉर्मलिटी जो है वो कॉज हो रही है, और एबनॉर्मलिटी जो है वो मुख्तलिफ तरह से कॉज हो रही है। ओके, यानी कि अगर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो उस केस में कौन सा सिंड्रोम कॉज हो रहा है, अगर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस केस में कौन सा सिंड्रोम जो है वो मतलब कि एबनॉर्मलिटी जो है वो कॉज हो रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर क्या है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास 64 ट्रिलियन सेल्स हैं या 65 ट्रिलियन सेल है। अब हर सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, देखा गया है कि अगर क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाए, डिवाइड होना शुरू हो जाए, या फिर एक ज्यादा हो जाए या एक कम हो जाए, तो उस केस के अंदर उस क्रोमोसोम की वजह से, उस एक क्रोमोसोम के ज्यादा होने की वजह से पूरे सेल्स जो हैं बॉडी के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, और एबनॉर्मलिटी जो है मुख्तलिफ तरह से कॉज होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इसके बीच में हमारे पास ये कौन सी चीज मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं जी सेंट्रोमेयर। इस तरह से सेंट्रोमेयर, उसके सराउंडिंग में हमारे पास इस तरह से 2 पत्तियों की शेप में हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं क्रोमाटिड्स। ओके, आप इस तरह से देखते हैं क्रोमोसोम्स को, जब वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि इस तरह से। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमारे पास एक तो जी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जो कि सेंट्रोमेयर के साथ होता है, जबकि हमारे पास एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसके साथ फर्दर जो है एक हमारे पास एक और पार्ट अटैच होता है जिसको हम कहते हैं जी सैटेलाइट डीएनए। ओके, ये वाला हिस्सा हमारे पास विद दी जो सेंट्रोमेयर है वो कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जबकि जो सैटेलाइट डीएनए एक और हमारे पास जो पार्ट अटैच है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं, वो हमारे पास कहलाता है जी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। मुख्तलिफ शेप के हमारे पास होते हैं, कोई हमारे पास जी सब मेटासेंट्रिक होते हैं, कुछ मेटासेंट्रिक होते हैं। अब ये ज्यादातर आई, जे, वी और एल की शेप में मौजूद होते हैं। एक हमारे पास जी आई शेप में मौजूद होता है, ठीक है, इस तरह से, इसको हम कहते हैं जी हमारे पास आई शेप बनाता है। एक हमारे पास होता है जी जी की शेप में, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं हमारे पास जे की शेप बनाता है। इधर एक हमारे पास होता है जी वी की शेप में, जबकि एक हमारे पास जो है वो होता है एल की शेप। ओके, तो मुख्तलिफ टाइप है हमारे पास क्रोमोसोम्स की भी, उनके स्ट्रक्चर भी। तो ये था आज हमने डिटेल पढ़ी है क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में, किस तरह से क्रोमोसोम्स जो उनका स्ट्रक्चर है
और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं और कितने इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके अंदर मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम मज़ीद जो टॉपिक्स है हमारे पास उनको हम स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।